नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया वीडियो हम लेके आए हैं। एमपीसीएचओ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हैं विद रैशनल है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम यहाँ पे एमपीसीएचओ के पॉइंट ऑफ व्यू में टॉपिक वाइज एमसीक्यू सेशन कर रहे हैं, जिसमें प्रीवियस वीडियोज के अंदर हमने डेमोग्राफी, एपिडेमियोलॉजी, कम्युनिटी हेल्थ और इसके अलावा हमने वहां पे बात की थी मैटरनल हेल्थ और चाइल्ड बर्थ के बारे में। और इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने जो है चाइल्ड हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में बात की थी। उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज के इस सेशन के अंदर भी हम चाइल्ड हेल्थ और चाइल्ड न्यूट्रिशन के बारे में बात करने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को अप्रोच करवा दीजिए ताकि मैक्सिमम लोग हमसे कनेक्ट हो सके और इस बेहतरीन एमसीक्यू सेशन का फायदा उठा सके और मैक्सिमम लोगों तक हम इस एमसीक्यू की अप्रोच करवा सके, ताकि हर कोई इंडिविजुअल जिसको जरूरत है इस तरह के कंटेंट की वो इसका यूज करके अपनी मजबूत नींव बनाए और उसका बेहतरीन भविष्य इस नींव के ऊपर खड़ा हो सके। तो शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन एमसीक्यू सेशन में। सबसे पहला कंसेप्चुअल क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा। क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, आपको क्वेश्चन को समझना है, ऑप्शन को समझना और फिर आराम से जवाब देना है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि मीन बर्थ वेट ऑफ इंडियन बेबीज इज। क्या पूछा है क्वेश्चन है आपको? क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहता है कि साहब ये बताइए कि मीन बर्थ वेट कितना होता है इंडियन बेबीज के अंदर, भारतीय बच्चों के अंदर बर्थ वेट जो होता है, मीन बर्थ वेट क्या होता है? मीन बोलो या इसी को हम एवरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवरेज। एवरेज बर्थ वेट क्या होता है इंडियन बेबीज के अंदर? तो यहां पे हम बात करते हैं बर्थ वेट की। तो बर्थ वेट जो होता है जन्म के समय, नॉर्मल बर्थ वेट की मैं बात करूं वो 2.5 टू 3.5 kg होता है ना। एट बर्थ, जन्म के समय नॉर्मल बर्थ वेट कितना होता है? 2.5 टू 3.5 kg। ये जो वजन है इसका एवरेज बर्थ वेट या मीन बर्थ वेट जो है वो 2.8 kg होता है। मीन बर्थ वेट जो है वो कितना होता है? 2.8 kg। जन्म के समय कितना है? 2.5 टू 3.5। और एवरेज या मीन बर्थ वेट की बात करें तो वो कितना होता है? 2.8 kg। तो यहां पे आप देख सकते हो कि जो बी ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है 2.8 kg, ये एवरेज या मीन बर्थ वेट है। मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि साहब मीन बर्थ वेट जो है वो 2.8 kg होता है। बी यहां पे करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तीनों खोटे जवाब है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात कि जितने मीन बर्थ वेट वाले बच्चे होते हैं, जिन बच्चों का वजन 2.8 kg आता है, उनका अनुमानित ऐसा माना गया है रिसर्च के अनुसार कि 28% बच्चे जो होते हैं उनका बर्थ वेट जो होता है वो 2.8 kg के आसपास होता है। इट्स अबाउट 28% बेबी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट और बात यहाँ पे रहती है कि जिन बच्चों का बर्थ वेट जो है वो 2.5 kg से कम होता है उस बच्चे को हम लो बर्थ वेट वाली कैटेगरी के अंदर रखते हैं। अगर बर्थ वेट 2.5 kg से कम है वो LBW बेबी कहलाता है। अच्छा, एक और कैटेगरी की अगर बर्थ वेट 1.5 kg से कम होता है उसको वेरी लो बर्थ वेट बेबी के नाम से हम जानते हैं। और एक और सब कैटेगरी रहती है कि अगर बच्चे का वजन 1 किलो से कम होता है तो उसको आप एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी के नाम से जानते हैं। तो तीन तरह की कैटेगरी हमने बनाई, 2.5 kg से कम लो बर्थ वेट बेबी, 1.5 kg से कम वेरी लो बर्थ वेट बेबी, और अगर वजन 1 किलो से कम है तो उसको एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी के नाम से हम जानते हैं। ये तीन कैटेगरी बनती है जिसका बर्थ वेट नॉर्मल नहीं है, अबनॉर्मल कैटेगरी के अंदर आता है। अगली इंपॉर्टेंट बात रहती है कि जो बच्चे का बर्थ वेट होता है, जितना भी बर्थ वेट है, उस बर्थ वेट का 10% जो है वो वेट बच्चा लॉस करता है फर्स्ट 7 डेज ऑफ लाइफ में। पैदा होने के बाद में पहले 7 दिन के अंदर बच्चा जो होता है वो अपने 10% वेट को क्या करता है? लॉस करता है फर्स्ट 7 डेज ऑफ लाइफ के अंदर। जो वजन उसने 7 दिन में लॉस किया था उसको रीगेन करता है नेक्स्ट 3 डेज के अंदर। अगले 3 दिन के अंदर जो वजन उस बच्चे ने खोया था उस वजन को बच्चा वापस रीगेन कर देता है नेक्स्ट 3 डेज के अंदर। तो वेट लॉस और उसको रीगेनिंग इस तरीके से बच्चे की रहती है। अच्छा, ये जो बच्चा है इसमें वजन के बढ़ने से संबंधित क्वेश्चन आता है कि साहब बच्चे का बर्थ वेट जो है वो डबल कब हो जाता है? बच्चे का बर्थ वेट जो है वो डबल कब हो जाता है? बच्चे का बर्थ वेट जो है वो ट्रिपल कब हो जाता है? ये बता दो। तो ये दो और फेमस वाले एग्जाम के बनते हैं कि बर्थ वेट डबल कब होता है और बर्थ वेट ट्रिपल कब होता है। तो अगर बात करूं मैं बर्थ वेट डबल कब होता है तो इसका जवाब होता है 5 to 6 मंथ, 5 से 6 महीने की उम्र में
जो भी बर्थ वेट था वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। 5 से 6 महीने की उम्र में बेबी का जो भी बर्थ वेट था वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। और ट्रिपल कब हो जाता है इसकी मैं बात करूं, 1 साल की उम्र पे, 12 महीना बोल दो या 1 साल बोल दो, 1 ईयर की एज पे जो भी बर्थ वेट था वो क्या हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है। तो बर्थ वेट डबल 5 से 6 महीने में और ट्रिपल 1 साल की उम्र या 12 महीने के अंदर हो जाता है। ये जो वजन बच्चे का था, इस वजन को मेजर करने के लिए, इस वेट को मेजर करने के लिए जो स्केल काम में ली जाती है, वेट मेजरिंग जो स्केल होती है उसको हम वेइंग मशीन बोलते हैं, बीम बैलेंस बोलते हैं। और कम्युनिटी सेटअप की जो स्केल होती है उसको नाम दिया जाता है साल्टर स्केल। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, साल्टर स्केल। जो एग्जाम में पूछा जाता है कि वेट को मेजर करने के लिए कौन सी स्केल काम में ली जाती है, आपका जवाब होना चाहिए साल्टर स्केल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो वजन से संबंधित रहती है। वजन जो होता है वो एक रिलायबल एंथ्रोपोमेट्री है बॉडी में फ्लूइड बैलेंस का पता लगाने के लिए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है ग्रोथ को मेजर करने के लिए। तो वजन की इंपॉर्टेंस ही बहुत ज्यादा है बॉडी के अंदर, और ये वजन के बारे में कुछ खास खास बातें जो है वो एग्जाम में पूछी जाती है। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन ने आपको पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एडवाइस शुड बी गिवन फॉर एन इन्फेंट सफरिंग फ्रॉम माइल्ड डायरिया। एक इन्फेंट है, सवाल क्या कह रहा है देखिएगा, एक इन्फेंट है, इन्फेंट वो जिसकी उम्र 1 साल तक की है, वो इन्फेंट जो है वो सफर कर रहा है माइल्ड डायरिया से, थोड़ा बहुत उसको क्या हो रहा है, माइल्ड लेवल का क्या हो रहा है, डायरिया हो रहा है। तो माइल्ड डायरिया से इन्फेंट सफर कर रहा है, तो क्या एडवाइस आप वहां पे देंगे उसको, क्या एडवाइस वहां पे आप देंगे जिस इन्फेंट में माइल्ड डायरिया है उसको क्या एडवाइस देंगे। फर्स्ट ऑप्शन है कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग, सेकंड ऑप्शन है एंटीबायोटिक, थर्ड ऑप्शन है स्टॉप ऑल ब्रेस्ट फीडिंग एंड स्टार्ट ORS, लास्ट ऑप्शन है IV फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन। 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। वो इन्फेंट जो माइल्ड डायरिया से सफर कर रहा है उस इन्फेंट को आप क्या चीज एडवाइस करेंगे। 4 ऑप्शन है जो आप लिखिएगा, कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग, एंटीबायोटिक, स्टॉप ऑल ब्रेस्ट फीड एंड स्टार्ट ORS और IV फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन। क्या चीज इंपॉर्टेंट रहेगी, फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा। माइल्ड डायरिया से सफर कर रहा है, इन्फेंट है, क्या इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। बहुत अच्छे, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। IV फ्लूइड यहाँ पे नहीं देंगे, ये खोटा जवाब है। IV फ्लूइड यहाँ पे नहीं देंगे, माइल्ड डायरिया है, माइल्ड डायरिया है, डिहाइड्रेशन कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तो जिस भी इन्फेंट को माइल्ड डायरिया रहता है उस इन्फेंट में बहुत बढ़िया सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप कंटिन्यू करो ब्रेस्ट फीडिंग को। क्या करो, कंटिन्यू करो ब्रेस्ट फीडिंग को। ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, उस इन्फेंट में ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू करो। माइल्ड डायरिया वाले बच्चे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू करो। अगर उस बच्चे के अंदर माइल्ड डायरिया के साथ में माइल्ड की जगह मॉडरेट और सीवियर डायरिया हो जाए, अगर बच्चे में मॉडरेट और सीवियर डायरिया हो जाए तो उस बच्चे में भी स्टॉप नहीं करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग कभी भी। क्या करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के साथ में ORS स्टार्ट कर देते हैं। ब्रेस्ट फीड भी कराओ और ORS भी दो अगर जो आपका डायरिया है वो मॉडरेट या सीवियर टाइप का हो रहा है, क्योंकि बच्चा डिहाइड्रेशन में जा सकता है। और अगर बच्चे को वास्तव में सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया है तब IV फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, अभी यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है ना। और एंटीबायोटिक जो है वो डायरिया के अंदर काम में ही नहीं लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर न्यूबॉर्न बेबीज को जो डायरिया रहता है वो डायरिया वायरल डायरिया होता है, रोटा वायरस इसका कारण होता है, तो वहां पे एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। उल्टा एंटीबायोटिक कुछ ऐसे होते हैं जो डायरिया कराते हैं, जैसे पेनिसिलिन ग्रुप की एक दवाई है एमोक्सिसिलिन जो खुद डायरिया इंड्यूस करवाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी यहाँ पे खोटे जवाब बनेंगे। जब इन्फेंट को सिर्फ माइल्ड डायरिया है उस कंडीशन में उसको ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो कंटिन्यू करो। ब्रेस्ट मिल्क जो है वो खुद डायरिया का एक अच्छा इलाज माना जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग जब बच्चा करता रहेगा तो गट की मोटिलिटी जो है स्टेबल होएगी और बच्चा जो होता है उसमें मिनिमाइज होएगा ये प्रॉब्लम। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि ब्रेस्ट फीडिंग अगर बच्चा करता रहेगा तो बच्चे में डिहाइड्रेशन होने की संभावनाएं जो है वो खत्म हो जाती है। इसके अलावा ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वो स्टेराइल रहता है एकदम, तो इससे बच्चे को प्रॉब्लम होने की संभावनाएं नहीं रहती है। अगर आप बोतल फीडिंग कराते हो तो उसको और डायरिया की प्रॉब्लम बढ़ने की संभावना रहती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तीनों ही खोटे जवाब है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही कह रहा है कि आप ब्रेस्ट फीडिंग को ही क्या करो, कंटिन्यू करो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, द टर्म यूज्ड फॉर बेबीज born as a result of retarded intrauterine fetal growth। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वो टर्म बताओ
जो कि यूज किया जाता है उन बच्चों के लिए जो बच्चे पैदा हुए हैं और किसके रिजल्ट के साथ में पैदा हुए हैं कि उनका रिटार्डेशन हुआ है इंट्रा यूट्राइन फीटल ग्रोथ, मतलब इंट्रा यूटराइन ग्रोथ रिटार्डेशन हुआ है। जिन बच्चों का यूट्रस के अंदर ग्रोथ में क्या हुआ है, रिटार्डेशन हुआ है, उन बच्चों के लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है प्री टर्म बेबी, सेकंड ऑप्शन है लो बर्थ वेट बेबी, थर्ड ऑप्शन है स्मॉल फॉर डेट बेबी और लास्ट ऑप्शन है रिटार्डेड बेबीज। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जिन बच्चों का यूट्रस के अंदर ग्रोथ में क्या हुआ है, रिटार्डेशन हुआ है, उनके लिए क्या टर्म काम में लिए जाएंगे, है ना। तरह तरह के टर्म है। अभी हमने वेट के आधार पर टर्म काम में लिए कि लो बर्थ वेट बेबी, वेरी लो बर्थ वेट बेबी या एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी। तो अगर बच्चे का सिर्फ वजन का प्रॉब्लम रहता है ना, सिर्फ वजन का प्रॉब्लम रहता तब तो हम लो बर्थ वेट बेबी बोल देते हैं उसको। लो बर्थ वेट बेबी हम किसको बोलते हैं? जिसका वजन 2.5 किलो से कम है। जबकि क्वेश्चन ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, उसने तो कहा यूट्रस में ग्रोथ में रिटार्डेशन हुआ है, तो 2.5 किलो से कम वजन है उसको लो बर्थ वेट बेबी बोलते हैं। तो ये तो जवाब यहाँ नहीं बनेगा। जिन लोगों ने बी जवाब देने की कोशिश की है उनका जवाब खोटा है। अच्छा, जिनका जवाब गलत हो रहा है उन्होंने शायद लाइक बटन को प्रेस नहीं किया है, तो प्रेस द लाइक बटन। अगर आप लाइक बटन को प्रेस करके फिर वीडियो देखते हैं तो आप बेहतरीन कर जाएंगे और आपके आंसर सही होने शुरू हो जाते हैं। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे होता है, तो करके देख लो। एक बार लाइक बटन को प्रेस करो और फिर वीडियो देखो, आपको पता चल जाएगा कि आपकी अंतर्मन से सही जवाब निकलने शुरू हो जाएंगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो लाइक जरूर करें, शेयर करेंगे तो डबल बार क्वेश्चन सही होने लग जाते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीका है शेयर करने का। तो लाइक और शेयर करके फिर वीडियो देखना शुरू करें, ये इंपॉर्टेंट बात रहती है। आगे लेके चलता हूं। तो यहाँ पे एलबीडब्ल्यू बेबी की डेफिनेशन ये ऊपर नहीं दी हुई है। दूसरा, एक और इंपॉर्टेंट बात क्या रहती है कि अगर गेस्टेशन एज है ना, प्रेगनेंसी ऑफ गेस्टेशन की हम बात करें, गेस्टेशन एज की बात करें, तो प्रीटर्म बेबी उसको बोलते हैं जो 37 वीक से पहले पैदा हुआ है। 37 वीक से पहले बेबी बोर्न हो जाए उसको हम प्रीटर्म बेबी के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन ने ऐसा भी नहीं बोला, इसलिए ए ऑप्शन भी यहाँ पे खोटा रहेगा। भाई सवाल तो कह रहा है कि वो टर्म बताओ जो यूज किया जाता है जिन बच्चों का यूट्रस में ग्रोथ में रिटार्डेशन हुआ। मान लो बच्चा 38 वीक पे पैदा हो रहा है, 39 वीक पे पैदा हो रहा है, लेकिन उसका वजन 1.5 किलो ही है। इसका मतलब बच्चे का यूट्रस में ग्रोथ में क्या हुआ है, रिटार्डेशन हुआ है। जिन बच्चों का यूट्रस में ग्रोथ में रिटार्डेशन होता है उन बच्चों का जो बॉडी है वो स्मॉल रह जाता है 1.5 से। तो ये करेक्ट आंसर है सी। ये बच्चा जो है वो स्मॉल फॉर डेट बेबी कहलाएगा। और परसेंटाइल स्केल में इसका परसेंटाइल जो है वो 0 और 10 परसेंटाइल के बीच में रहेगा। परसेंटाइल स्केल में इसका परसेंटाइल जो है वो 0 और 10 के बीच में रहेगा। इसको हम स्मॉल फॉर डेट बेबी के नाम से जानते हैं या लाइट फॉर डेट बेबी के नाम से जानते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी रहेगा। रिटार्डेड बेबी जो है वो मेंटल रिटार्डेशन के लिए टर्म कहाँ में लिया जाता है? मेंटल रिटार्डेशन जिनका आईक्यू जो है वो 70 से कम रहता है उन बच्चों को हम मेंटली रिटार्डेड बेबी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी रहेगा। डी भी यहाँ पे खोटा जवाब है। ए, बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि स्मॉल फॉर डेट बेबीज टर्म यूज किया जाता है जिन बच्चों का यूट्रस में ग्रोथ में क्या हुआ है, रिटार्डेशन हुआ है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक के साथ में है कि साहब ये बताओ कि मिनिमम एंटीनेटल विजिट जो है एज पर एमसीएच, मिनिमम एंटीनेटल विजिट कितना होना चाहिए? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मिनिमम एंटीनेटल विजिट कितना होना चाहिए एज पर एमसीएच। मिनिमम एंटीनेटल विजिट कब कब होना चाहिए और कितना होना चाहिए? फटाफट से जवाब लिखिएगा। मिनिमम एंटीनेटल विजिट 1, 2, 3 या 4 मिनिमम एंटीनेटल विजिट। बहुत अच्छे, कई लोगों ने कमेंट करने की कोशिश की है और बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को हैंडल किया है ना। 3 खोटा जवाब है। जो लोग 3 कह रहे हैं वो खोटा जवाब है। मिनिमम एंटीनेटल विजिट 4 होना चाहिए। मिनिमम एंटीनेटल विजिट कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। 4 मिनिमम एंटीनेटल विजिट होता है। पहला एंटीनेटल विजिट जो होता है, फर्स्ट एंटीनेटल विजिट जो होता है वो तब जब प्रेगनेंसी का पता चलता है या प्रेग्नेंट लेडी हो जाती है तो उस टाइम पीरियड के दौरान पहला एंटीनेटल विजिट होना चाहिए, है ना, फर्स्ट एंटीनेटल विजिट। सेकंड एंटीनेटल विजिट जो होता है वो 14 से लेके 24 वीक के बीच में होना चाहिए, है ना। 14 to 24 वीक जो है सेकंड एंटीनेटल विजिट होना चाहिए। थर्ड एंटीनेटल विजिट जो होता है वो 28 वीक से लेके 34 वीक में हो जाना चाहिए। 28 to 34, है ना। एज कंसीव जो है वो कंफर्म होता है तब पहला एंटीनेटल विजिट हो जाता है। 14 to 24 में दूसरा हो जाना चाहिए।
24 to 34 में तीसरा होना चाहिए। और चौथा एंटीनेटल विजिट जो होता है वो 34 वीक के बाद में है, टर्म एज के आसपास जो है वो 35 से लेके आप 38 वीक जब भी बच्चा डिलीवर होता है उससे पहले पहले एक और एंटीनेटल विजिट होना चाहिए। तो मिनिमम एंटीनेटल विजिट जो है वो नंबर में कितना होना चाहिए 4। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा डी, मिनिमम एंटीनेटल विजिट एज पर एमसीएच 4 होना चाहिए, जिसमें आप देख सकते हो कि एक फर्स्ट ट्राइमेस्टर का टाइम पीरियड है, एक सेकंड का है, तो यहाँ तो 1 इन ईच ट्राइमेस्टर, और एक थर्ड ट्राइमेस्टर में है और एक नियर बाय, तो लास्ट ट्राइमेस्टर में लगभग 2 विजिट हो जाते हैं और बाकी 2 विजिट पहले और दूसरे ट्राइमेस्टर में रहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर डी बनेगा, दैट इज 4। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है कि साहब ये बताओ कि एंटीरियर फोंटेनले जो है इज ऑसिफाइड इन, एंटीरियर फोंटेनले जो है उसका ऑसिफिकेशन कब होता है, एंटीरियर फोंटेनले जो है उसका ऑसिफिकेशन कब होता है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एंटीरियर फोंटेनले का ऑसिफिकेशन कब होता है, जवाब लिखिएगा। एंटीरियर फोंटेनले का ऑसिफिकेशन कब होता है, सून आफ्टर बर्थ, एट 6 वीक, एट 18 मंथ, एट 5 ईयर्स। एंटीरियर फोंटेनले का ऑसिफिकेशन कब होता है, जवाब लिखिएगा। एंटीरियर फोंटेनले, फोंटेनले की मैं बात करूं तो फोंटेनले जो है एक सॉफ्ट सा प्लेस होता है, जगह होता है, प्लेस होता है, और कहां पे होता है, स्कल, फीटल स्कल में। फीटल स्कल के अंदर जो सॉफ्ट स्पेस होता है, जो सॉफ्ट वाला जगह होता है, उसको हम फोंटेनले के नाम से जानते हैं। फीटल स्कल के अंदर जो फोंटेनले होते हैं वो फोंटेनले टोटल नंबर के अंदर 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। फीटल स्कल में टोटल नंबर के अंदर कितने फोंटेनले होते हैं, कोई आपको पूछ ले तो टोटल नंबर में 6 फोंटेनले होते हैं, जिसमें 4 फोंटेनले जो है उनकी कोई भी क्लिनिकल इंपोर्टेंसी नहीं होती है, तो 2 फोंटेनले जो होते हैं उनकी क्लिनिकल इंपोर्टेंसी होती है, जिसमें एक बड़ा फोंटेनले होता है उसको एंटीरियर फोंटेनल कहते हैं और दूसरा छोटा फोंटेनल होता है उसको पोस्टीरियर फोंटेनल कहते हैं। जो एंटीरियर फोंटेनले होता है उसको ब्रेगमा के नाम से जानते हैं, क्या नाम देते हैं उसको, ब्रेगमा, और पोस्टीरियर फोंटेनले को लैम्डा के नाम से जानते हैं, क्या नाम देते हैं, लैम्डा। ये जो ब्रेगमा और लैम्डा होता है उसमें जो एंटीरियर फोंटेनले होता है ये साइज में बड़ा होता है, लार्ज होता है, इसकी वजह से ये फोंटेनले जो है वो गायब होगा 1.5 साल की उम्र में। ये फोंटेनले रिजॉल्व होता है 1.5 ईयर के अंदर। जो पोस्टीरियर फोंटेनले है वो साइज में छोटा होता है, तो ये फोंटेनले रिजॉल्व हो जाता है 1.5 मंथ के अंदर। एंटीरियर फोंटेनले 1.5 ईयर में, पोस्टीरियर फोंटेनले 1.5 मंथ में, 1.5 महीना और 1.5 साल, ये 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्वेश्चन ने पूछा कि एंटीरियर फोंटेनले का ऑसिफिकेशन बताओ, तो सून आफ्टर बर्थ तो नहीं होगा, 6 वीक पे ये नहीं होता, क्योंकि 6 वीक पे कौन सा होता है, पोस्टीरियर, 1.5 मंथ पे कौन सा होता है, पोस्टीरियर। 18 मंथ बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार कि 18 मंथ, या आप कह सकते हो इसको 1.5 ईयर, 12 महीने में 1 साल होता है और अगले 6 महीना में आधा साल, तो 1.5 साल, 1.5 साल में ये ऑसिफाइड हो जाता है। और 5 साल जो है बहुत बड़ा टाइम है, ये लार्ज टाइम है, ये आंसर नहीं बन सकता। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तीनों ही खोटे जवाब है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, 18 महीने के अंदर एंटीरियर फोंटेनले का क्या हो जाता है, ऑसिफिकेशन हो जाता है, हील हो जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी बनेगा, ए बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। फोंटेनले बहुत इंपॉर्टेंट है, फीटल स्कल के अंदर पाए जाते हैं। क्लिनिकल इंपॉर्टेंसी फोंटेनले की ये होती है कि नॉर्मली फोंटेनले जो है वो कैसा होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए। अगर ये फोंटेनले जो है बल्ज हो गया, क्या हो गया है, बल्ज, बल्ज का मतलब होता है उभार के रूप में बाहर आ गया, या ये फोंटेनले जो है वो संकन हो गया, संकन का मतलब अंदर की तरफ धस गया, या तो फोंटेनले उभार के रूप में बाहर आ जाए या फोंटेनले अंदर की तरफ धस जाए। तो अगर फोंटेनले बल्ज हो गया तो ये इंडिकेट करता है मरीज को हाइड्रोसिफिलस हो गया है, क्या हो गया है, हाइड्रोसिफिलस। और हाइड्रोसिफिलस का मतलब होता है समथिंग एक्स्ट्रा इन द हेड और एक्स्ट्रा इन द ब्रेन। तो अगर फोंटेनले बल्ज हो गया है, उभार के रूप में बाहर आ गया, तो हाइड्रोसिफिलस को इंडिकेट करता है। और अगर वो संकन है तो बेबी जो है वो उसको डिहाइड्रेशन हो गया है, क्या हो गया है, डिहाइड्रेशन। तो बल्जिंग फोंटेनले और संकन फोंटेनले जो है हाइड्रोसिफिलस या डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन को इंडिकेट
करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज रहती है फोंटेनेले के बारे में, जो सारी कहानी आपको याद रखनी है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक बटन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें, शेयर और लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। अगर ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो आप कंसेप्चुअल स्टडी के लिए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट को प्रीफर करें, जो कि जोधपुर की एक शाइनिंग कोचिंग है, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा सिंपल क्वेश्चन आस्किंग अबाउट दी ORS। क्या पूछा जा रहा है? द फ्रेशली प्रिपेयर्ड ORS, दैट इज ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, शुड बी यूज्ड विद इन। जो फ्रेशली आपने प्रिपेयर किया है ORS, उस ORS को जो है आपने प्रिपेयर कर दिया, मतलब आपने ORS लिया, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट लिया, उसको आपने 1 लीटर पानी के अंदर मिला दिया, तो ये बन गया ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। पहले आपने साल्ट लिया, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, है ना, और उस ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट को आपने 1 लीटर पानी के अंदर मिलाया, तो ये क्या बन गया? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। अब ये जो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बना है, इसको आपको प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करने के बाद में इसको आपको यूज करना है। तो यूज कितने टाइम के अंदर अंदर करेंगे? 12 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर, 36 घंटे 36 आवर्स के अंदर, 48 आवर्स के अंदर। फटाफट से जवाब लिखिएगा। क्या बात है भाई, क्या बात है। आपने कमेंट बॉक्स को राफेल बना दिया और 100% आंसर करेक्ट दिया मैक्सिमम लोगों ने। और ये ताकत है आपके ज्ञान की, और ज्ञान की ताकत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है। किसी ने ठीक कहा था कि शस्त्र विद्या से शास्त्र विद्या हमेशा बड़ी होती है। ये जो शास्त्र का ज्ञान रहता है, ये जो नॉलेज है, वो आपको जिंदगी भर वो इंटरेस्ट देता है जो और कोई चीज नहीं दे सकती। तो इसका इंटरेस्ट बड़ा भारी होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कंसेप्चुअल स्टडी करिए, अपने शास्त्र ज्ञान को बढ़ाइए, क्योंकि ये आपको लाइफ लॉन्ग के लिए सदाबहार होएगा, हर बार आपकी मदद करेगा जिंदगी के हर पड़ाव के ऊपर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 24 आवर्स बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 24 घंटे के अंदर अंदर अपन यूज कर लेते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन को। विद इन 24 आवर्स उसको क्या कर लो? यूज कर लो। उसके बाद में उसको डिस्कार्ड करना होता है। तो बी करेक्ट आंसर है। ACOD 12, 36 और 48 आवर्स जो है वो बिल्कुल खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या ORS साल्ट जो होता है, उसमें 4 कंपोजिशन होते हैं। सोडियम क्लोराइड उसके अंदर होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, सोडियम सिट्रेट होता है। क्या होता है? सोडियम सिट्रेट होता है, और ग्लूकोज होता है। और क्या होता है? ग्लूकोज होता है। सोडियम क्लोराइड जो है वो 2.6 होता है, 1.5 पोटेशियम क्लोराइड, 2.9 सोडियम सिट्रेट, और 13.5 ग्राम जो होता है वो ग्लूकोज। ये सारी जो है ग्राम के अंदर होता है। 2.6, 1.5, 2.9 और 13.5 ये कंपोजिशन होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का। ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट या ORS सॉल्यूशन के अंदर कभी भी कैल्शियम नहीं होता, इस बात का आपको ध्यान रखना है। हाँ, सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, सिट्रेट होता है, ग्लूकोज होता है, पर कैल्शियम इसके अंदर काउंट नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 1 लीटर पानी में इसको डिसॉल्व करते हैं और फिर उसको यूज किया जाता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा क्या पूछा जा रहा है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस करिएगा। द बेस्ट पैरामीटर फॉर असेसमेंट ऑफ क्रोनिक माल न्यूट्रिशन इज। सवाल ने आपको पूछा कि बेस्ट पैरामीटर बताओ, और किसका बेस्ट पैरामीटर? ये असेस करने के लिए कि क्रोनिक माल न्यूट्रिशन है बच्चे को। 2 तरह के माल न्यूट्रिशन होते हैं। एक होता है एक्यूट माल न्यूट्रिशन, एक होता है एक्यूट माल न्यूट्रिशन, और दूसरा होता है क्रोनिक माल न्यूट्रिशन। एक्यूट माल न्यूट्रिशन वाली कंडीशन में वास्टिंग होती है। क्या होती है? वास्टिंग, मसल वास्टिंग होती है। क्रोनिक माल न्यूट्रिशन के अंदर स्टंटिंग होती है। स्टंटिंग मतलब हाइट वगैरह अफेक्ट होती है। वास्टिंग में वेट अफेक्ट होता है, मसल वास्टिंग होती है। आपको पूछा है क्रोनिक माल न्यूट्रिशन का असेसमेंट कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वेट फॉर एज, सेकंड है वेट फॉर हाइट, थर्ड है हाइट फॉर एज, और लास्ट है एनी ऑफ द अबव। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। कौन सा ऑप्शन क्रोनिक माल न्यूट्रिशन का पैरामीटर रहेगा, बेस्ट पैरामीटर रहेगा? तो यहां पे आपको 3 बातें याद रखनी है। 3 बातें आपको याद रखनी है। अगर आपको पूछा जाए एक्यूट माल न्यूट्रिशन का, किसका पूछा जाए? एक्यूट माल न्यूट्रिशन का अगर आपको पूछा जाए बेस्ट पैरामीटर कौन सा होता है असेसमेंट करने का, कि बच्चा साहब जो है उसमें एक्यूट माल न्यूट्रिशन हुआ है, तो उसका सबसे बेस्ट पैरामीटर होता है
वेट फॉर हाइट। कौन सा होता है? वेट फॉर हाइट। अगर आपको एक्यूट माल न्यूट्रिशन का पूछे तो उसका सबसे बेस्ट पैरामीटर होता है वेट फॉर हाइट। अगर आपको यहाँ पे क्रोनिक माल न्यूट्रिशन का पूछे, क्रोनिक माल न्यूट्रिशन का पूछे तो उसका सबसे बेस्ट पैरामीटर होता है हाइट फॉर एज, हाइट फॉर एज। और अगर आपको यहाँ पे एक्यूट एंड क्रोनिक माल न्यूट्रिशन का पूछे, एक्यूट एंड क्रोनिक माल न्यूट्रिशन का अगर आपको वहां पूछ लिया जाए तो उसके लिए सबसे बेस्ट पैरामीटर होता है वेट फॉर एज, वेट फॉर एज। ये तीन पैरामीटर अलग अलग होते हैं। आपको यहाँ पे क्रोनिक माल न्यूट्रिशन का पूछा तो जवाब हाइट फॉर एज होना चाहिए, जो कि ऑप्शन सी के अंदर है। इसलिए या तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सी, हाइट फॉर एज। अगर वेट फॉर एज होता तो ये एक्यूट माल न्यूट्रिशन को इंडिकेट कर रहा है, और वेट फॉर एज होता तो ये एक्यूट एंड क्रोनिक, एक्यूट एंड क्रोनिक माल न्यूट्रिशन को इंडिकेट करता है वेट फॉर एज। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तीनों ही खोटे जवाब है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही कह रहा है आपको कि एक्यूट माल न्यूट्रिशन जो है, सॉरी क्रोनिक माल न्यूट्रिशन जो है उसको इंडिकेट करेगा हाइट फॉर एज। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, समझ में आ गया आपको? माल न्यूट्रिशन की कैटेगरी समझ में आई। एक्यूट कब, क्रोनिक कब, एक्यूट एंड क्रोनिक कब, ये तीनों अलग अलग कैटेगरीज है। अलग अलग तरीके से आपको याद रखना है। अगर आप उनको इसी तरीके से याद रखोगे तो एक क्वेश्चन एग्जाम में आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बना है और ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, देखिएगा क्या पूछा जा रहा है। बहुत ही सिंपलीफाई क्वेश्चन किया गया है यहाँ पे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू में कि सीवियर मसल वास्टिंग हुई है, ग्रोथ का फेलियर भी हो गया है, और लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट भी हो गया है। ये किसके फीचर है? सवाल ने आपको क्या पूछा है? सीवियर मसल वास्टिंग हुई है, मसल की बुरी तरीके से वास्टिंग हो चुकी है, ग्रोथ फेलियर हो गया है बच्चे के अंदर, और लॉस हो गया है सबक्यूटेनियस फैट का। ये किस चीज के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? क्वासिओरकोर, बेरीबेरी, स्कर्वी, मेरास्मस। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। सीवियर मसल वास्टिंग के साथ में लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट और ग्रोथ फेलियर, फेलियर टू थ्राइव, ये तीन चीजें जब यहाँ पे लिखी हुई हो तो आपको कौन सी चीज को इंडिकेट करते हैं? तो अब यहाँ पे देखिएगा, पहली इंपॉर्टेंट बात है कि ये स्कर्वी तो नहीं हो सकती, क्योंकि स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी वाली बीमारी होती है। विटामिन सी जिसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, और एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होती है स्कर्वी, तो ये स्कर्वी तो नहीं हो सकती। दूसरा है बेरीबेरी, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी विटामिन वाली बीमारी है, और विटामिन B1 है ना, विटामिन B1 जिसको हम बोलते हैं थायामिन, इसकी डेफिशिएंसी से होती है बेरीबेरी। विटामिन B1 जिसका नाम है थायामिन, और उसकी कमी से बीमारी होती है बेरीबेरी। ये जो बेरीबेरी बीमारी है, जो थायामिन की कमी से होती है, ये दो तरह की होती है बेरीबेरी, है ना। ये जो बेरीबेरी होती है ये दो तरह की होती है, एक ड्राई बेरीबेरी, एक तो ड्राई बेरीबेरी, और दूसरी वेट बेरीबेरी। बेरीबेरी दो तरह की होती है, एक ड्राई और दूसरी वेट बेरीबेरी। ड्राई बेरीबेरी जो होती है उसमें नर्वस सिस्टम के साइन एंड सिम्टम आते हैं, और जो वेट बेरीबेरी होती है उसमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के साइन एंड सिम्टम आते हैं। जब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अफेक्ट होता है तो बेरीबेरी वेट होती है, और जब नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है तो बेरीबेरी ड्राई वाली होती है। तो बेरीबेरी दो तरह का यहाँ पे रहता है। थायामिन, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से बेरीबेरी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये तो जवाब नहीं बनेंगे। अब बात आती है क्वासिओरकोर और मेरास्मस की। क्वासिओरकोर जो है उसमें ज्यादातर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। किसकी डेफिशिएंसी होती है? प्रोटीन की, और उसकी वजह से बॉडी में एडिमा ज्यादा बनता है। क्या बनता है? एडिमा। इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर होते हैं, लेकिन एडिमा एक क्लासिकल फीचर है क्वासिओरकोर का, और ये एडिमा जनरलाइज एडिमा होता है। जनरलाइज एडिमा का मतलब होता है पूरी बॉडी के ऊपर एडिमा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट साइन होता है क्वासिओरकोर के लिए स्पेशली। तो ये क्वासिओरकोर भी नहीं हो सकता। तो एकमात्र जवाब बचा है मेरास्मस, जिसके अंदर मसल वास्टिंग के साथ में फैटी टिश्यू का लॉस होता है ना। इसके अंदर सीवियर मसल वास्टिंग होती है, और मसल वास्टिंग के अलावा मेरास्मस के अंदर मसल वास्टिंग के अलावा फैटी लॉस होता है ना। फैटी लॉस होता है, मसल वास्टिंग होती है, फैटी लॉस होता है, और इसके अलावा बच्चा जो है वो फेलियर टू थ्राइव का शिकार होता है, एप्टिटी होता है, उसमें ग्रोथ फेलियर हो जाता है। अगर ये तीनों साइन एक साथ आ रहे हैं तो द चाइल्ड इज सफर फ्रॉम मेरास्मस, जो कि एनर्जी और प्रोटीन दोनों की डेफिशिएंसी वाली बीमारी है। सेम जो कैटेगरी है उसके अंदर आता है, और इसको हम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वाली कैटेगरी में रहते हैं। क्वासिओरकोर और मेरास्मस दोनों ही प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन या प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू में हम इसको याद करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा डी, दैट इज मेरास्मस। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा,
नेक्स्ट देखिएगा, आफ्टर बर्थ केयर ऑफ आई ऑफ न्यू बॉर्न इज बाय। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जन्म के बाद में आफ्टर बर्थ केयर ऑफ आई, आंख की केयर करेंगे न्यू बॉर्न के, जन्म के बाद में न्यू बॉर्न बेबी की आई का केयर किससे करेंगे? क्रेट्स मेथड, एंटीबायोटिक्स, नॉर्मल सलाइन, AGNO3, आई ड्रॉप्स। 4 ऑप्शन यहां पे लिखे हुए हैं। जन्म के बाद में अगर किसी बच्चे को आप आई केयर दे रहे हो, केयर ऑफ द आई कर रहे हो, तो आप कौन सी चीज से आई केयर करेंगे? क्रेट्स, एंटीबायोटिक, नॉर्मल सलाइन या AGNO3 आई ड्रॉप? फटाफट से कमेंट करिएगा। और जिनको जवाब नहीं आ रहा है वो लाइक बटन को प्रेस करके जवाब देने की कोशिश करिएगा, जवाब बनेगा। प्रेस द लाइक बटन एंड फील द कॉन्फिडेंस विच विल मेक योर आंसर करेक्ट। तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए कंटेंट को। आगे लेके चलता हूं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, आई केयर जो होती है न्यू बॉर्न की, उसको किया जाता है नॉर्मल सलाइन से। किससे करते हैं? नॉर्मल सलाइन से। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। NS नॉर्मल सलाइन जो है वो यूज की जाती है न्यू बॉर्न बेबी में आई केयर के अंदर। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। क्रेट मेथड, एंटीबायोटिक या AGNO3 आई ड्रॉप जो है ये खोटे जवाब है। A, B और D तीनों ही खोटे जवाब है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नॉर्मल सलाइन इज यूज फॉर दी आई केयर। अच्छा, हालांकि पहले के जमाने में AGNO3 भी काम में लिया जाता था, लेकिन ये एक केमिकल है। AGNO3 क्या है? एक केमिकल है ना, सिल्वर नाइट्रेट इसको कहते हैं। और ये सिल्वर नाइट्रेट एक केमिकल है, और इस केमिकल को जब हम यूज करते थे तो इससे केमिकल कंजक्टिवाइटिस हो जाती थी। क्या हो जाती थी? केमिकल कंजक्टिवाइटिस। तो फिर इसको यूज करना बंद कर दिया है, अभी इसको यूज नहीं करते। तो फिर एक ही जवाब बचा अपने पास में, नॉर्मल सलाइन को यूज किया जाता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। कई लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। करना क्या है आपको? प्ले स्टोर पे जाना है, टाइप करना है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। इस लोगो के साथ में, जो ये लोगो दिया हुआ है, इस लोगो के साथ में 5 स्टार रेटिंग का एक ऐप दिखेगा आपको। ये ऐप है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप। इस ऐप को आपको क्या करना है? इंस्टॉल कर देना है, और फिर सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग दे देनी है। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण रिव्यू आपको अपना लिखना है। ये जो रिव्यू है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा फ्यूचर आपकी स्टडी के लिए। ये जो ऐप में आप इंस्टॉल करेंगे, इस ऐप के ऊपर आपको फ्री MCQ वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा इन फ्यूचर सारे वीडियो लेक्चर और MCQ इसी ऐप के ऊपर फ्री आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। और खूब सारी चीजें इस ऐप के ऊपर धीरे धीरे आने वाली है। तो आप ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए और नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपकी भविष्य निर्माण की वो सारी ईंटें आपके नींव में रखने के लिए दी जाएगी, जिनको यूज करके आप एक बेहतरीन भवन का निर्माण कर सकते हो, एक चमत्कारिक भविष्य का निर्माण कर सकते हो। तो ये चीज करने के लिए आपको ऑनलाइन इस ऐप को फटाफट से इंस्टॉल कर देना है प्ले स्टोर से। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आप ऐप में MCQ सॉल्व करें और आपको लग रहा है कि आप जवाब नहीं दे पा रहे हो, आपके पास में कंसेप्ट की कमी है, तो अगर चाहते हैं कंसेप्चुअल स्टडी करना चाहते हैं, पूरी थ्योरी लेक्चर पढ़ना चाहते हैं और उसको डिटेल लेक्चर के साथ में पढ़ना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? पहुंच जाना है कहां पे? भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, लहरिया स्वीट होम के सामने। लहरिया स्वीट होम के सामने भगत की कोठी न्यू पाली रोड पे नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी शुरू हो चुका है। और ये बैच जो होता है वो रोज 2:30 बजे से लग रहा है। तो फटाफट से पहुंच जाइए टीम नोवल की ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी में, और एक कंसेप्चुअल स्टडी की शुरुआत वहां से कर लीजिए, ताकि एक बेहतरीन भविष्य का आप फटाफट से निर्माण कर पाए। और यह भविष्य जो है आपको एक मजबूत भविष्य जो है आपका जो राह देख रहा है, उस भविष्य की शुरुआत जो है वो आप आज ही कर सके। तो ये 2 इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों के लिए हैं। दोनों ही जगह आपके लिए प्लेटफॉर्म खुले हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म से जुड़िए और एक बेहतरीन जर्नी की शुरुआत कर दीजिए टीम नोवल के संग। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है, लाइक बटन को प्रेस करिए, आंसर आएगा। क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि प्रीटर्म बेबी किसको बोलते हैं? बोर्न बिफोर 37, बोर्न बिफोर 40, बोर्न बिफोर 42 और बोर्न बिफोर 47। 4 ऑप्शन है, सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज टर्म एज? यहाँ पे प्री टर्म पूछा है, तो व्हाट इज टर्म एज? मैंने कहा टर्म एज क्या होती है? टर्म एज क्या होती है? तो आपने कहा सर 37 to 42 वीक। टर्म एज क्या होती है? 37 to 42 वीक।
ये है टर्म एज। तो मैंने आपको अगला क्वेश्चन पूछना है तो फिर प्री टर्म, तो आप कहोगे साहब सिंपली 37 से पहले अगर कोई बच्चा बोर्न हो रहा है उसको हम क्या बोल देंगे, प्री टर्म। यहाँ पे यही पूछा अपने को, तो करेक्ट आंसर मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही दिया, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा कि जो बच्चा 37 वीक से पहले बर्थ हो जाता है वो बच्चा प्री टर्म वाली कैटेगरी में आएगा। तो टर्म एज से पहले पैदा होने वाला बच्चा प्री टर्म में आएगा। अच्छा, कुछ बच्चे 42 वीक के बाद में पैदा होते हैं, आफ्टर द एज ऑफ 42 वीक, वो बच्चे पोस्ट टर्म के अंदर आएंगे। किसके आएंगे, पोस्ट टर्म। 42 वीक के बाद में पोस्ट टर्म, 37 वीक से पहले प्री टर्म। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ए, बोर्न बिफोर 37 वीक। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। बहुत अच्छे, लाइक करें और शेयर करें, दो चीजें करते रहिएगा। बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आंसर करेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिएगा नेक्स्ट, देखिएगा क्या पूछा जा रहा है अगले क्वेश्चन की। मैं अगर आपको बात करूं तो अगले क्वेश्चन ने भी बहुत सिंप्लीफाई करके तरीके से आपको पूछा कि साहब ये बता दिए कि कौन सी, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज एज इंडिपेंडेंट इंडिकेटर ऑफ माल न्यूट्रिशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा एज इंडिपेंडेंट, उम्र से स्वतंत्र इंडिकेटर है माल न्यूट्रिशन का। माल न्यूट्रिशन का एज इंडिपेंडेंट इंडिकेटर किसको माना जाता है, अंडरवेट, स्टंटिंग, वास्टिंग, मिड आर्म सरकमफ्रेंस। चार ऑप्शन यहां पे लिखे हुए हैं। सवाल ने आपको पूछा है एज इंडिपेंडेंट इंडिकेटर कौन सा रहेगा माल न्यूट्रिशन को असेस करने के लिए। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि जितने भी हम टूल पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है, कुछ लोगों ने बिल्कुल अच्छे से जवाब को दिया है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो हम पढ़ते हैं वहां पे कि अगर आपको एज इंडिपेंडेंट इंडिकेटर पूछे न्यूट्रिशन के बारे में या माल न्यूट्रिशन के बारे में, तो वो होता है मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। मिड आर्म सरकमफ्रेंस जो होता है वो एज इंडिपेंडेंट एंथ्रोपोमेट्री है माल न्यूट्रिशन के लिए। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी यहाँ पे खोटे जवाब है। अंडरवेट या आप कह सकते हो वास्टिंग की वजह से, ये वास्टिंग जो होती है ये एक्यूट माल न्यूट्रिशन को इंडिकेट करती है। किसको इंडिकेट करती है, एक्यूट माल न्यूट्रिशन को। इसको बोलते हैं अपन वास्टिंग, क्या बोलते हैं, वास्टिंग। और एक है स्टंटिंग, इसको अपन बोलते हैं क्रोनिक माल न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं, अगर बच्चे में क्रोनिक माल न्यूट्रिशन है तो स्टंटिंग है, एक्यूट माल न्यूट्रिशन है तो उसमें क्या हो चुकी है, वास्टिंग हो चुकी है। एक्यूट माल न्यूट्रिशन और क्रोनिक माल न्यूट्रिशन दो इंपॉर्टेंट अलग अलग बातें। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इनसे संबंधित नहीं रहता है। अंडरवेट जो है वो बीएमआई जब नॉर्मल से कम होती है उसको अंडरवेट बोला जाता है। तो ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है। करेक्ट आंसर तो डी बनेगा और यह है मिड आर्म सरकमफ्रेंस। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखिएगा, साथ साथ में चीजों को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि समझ से बड़ा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोस्ट कॉमन कोज ऑफ एलबीडब्ल्यू बेबी, लो बर्थ वेट बेबी जो होता है, एलबीडब्ल्यू बेबी जो होता है उसके होने के मोस्ट कॉमन कारण क्या रहते हैं। मोस्ट कॉमन कोज बता दो लो बर्थ वेट बेबी का। क्वेश्चन है, आपको पूछ लिया है एलबीडब्ल्यू बेबी होने के मोस्ट कॉमन कोज क्या रहते हैं। प्री मैच्योरिटी, इन्फेक्शन, एनीमिया या डायबिटीज। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। बच्चा लो बर्थ वेट बेबी पैदा हुआ हो। लो बर्थ वेट बेबी किसको बोलते हैं, जिसका वजन 2.5 किलो से कम है। हम पहले ही कह चुके हैं, जो बच्चा 2.5 किलो से कम वेट के साथ में आता है वो बच्चा लो बर्थ वेट बेबी होता है। कोई भी बच्चा लो बर्थ वेट बेबी इसलिए होता है, उसका मोस्ट कॉमन कारण है कि वो टाइम से पहले पैदा हो जाता है। कोई भी बच्चा लो बर्थ वेट बेबी होता है, उसका मोस्ट कॉमन कारण है कि वो टाइम से पहले पैदा हो गया, इसलिए उसका वजन कम है। बहुत ही बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब देने की कोशिश की है, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे। बिल्कुल प्री मैच्योरिटी साहब, ए करेक्ट आंसर है। प्री मैच्योरिटी इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ एलबीडब्ल्यू बेबी। लो बर्थ वेट बेबी होने का मोस्ट कॉमन कारण किसको माना जाता है, प्री मैच्योरिटी को। तो ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इन्फेक्शन, एनीमिया या डायबिटीज जो है वो लो बर्थ वेट बेबी होने का मोस्ट कॉमन कारण नहीं है। हालांकि इनके कारण भी बच्चे का वजन कम हो सकता है, एलबीडब्ल्यू बेबी हो सकता है। अगर बच्चे मदर को इन्फेक्शन है या एनीमिया है तो एलबीडब्ल्यू बेबी हो सकते हैं। लेकिन डायबिटिक मदर है तो इसमें बच्चा जो है वो लो बर्थ वेट नहीं होकर हाई बर्थ वेट वाला होता है, मैक्रोसोमिक होता है। डायबिटिक मदर का बच्चा कैसा होता है, मैक्रोसोमिया वहां देखने को मिलता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए बनेगा। प्री मैच्योरिटी से बड़ा कोई भी कारण नहीं है लो बर्थ वेट बेबी होने का। तो करेक्ट आंसर है ए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। बहुत बढ़िया, लाइक 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 लाइक, वेरी गुड, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत अच्छे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है,
अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ पर। आपको पूछा है कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होती है, जिसको हम IMR के नाम से लिखते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होती है, उसमें नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ पर कितने पे काउंट करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को? पर 1000 टोटल बर्थ, पर 1000 लाइव बर्थ, पर 1000 प्रेगनेंसी, पर 100 लाइव बर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, टोटल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होती है उसको हमेशा नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ है पर 1000 लाइव बर्थ, हमेशा क्या होना चाहिए? लाइव बर्थ। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब देने की कोशिश की है। 1000 लाइव बर्थ, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 1000 लाइव बर्थ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होती है, नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ के ऊपर 1000 लाइव बर्थ से हम कैलकुलेट करते हैं। 1000 टोटल बर्थ, 1000 प्रेगनेंसी या 100 लाइव बर्थ, यहाँ पे खोटे जवाब है, बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 1000 लाइव बर्थ। बहुत ही बढ़िया। इसके अलावा एक होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अलावा होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो होता है वो पर 1 लाख, ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रख दीजिएगा, पर 1 लाख लाइव बर्थ है ना, पर 1 लाख लाइव बर्थ, इसके ऊपर हम क्या काउंट करते हैं? मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होती है वो पर 1000 लाइव बर्थ पे काउंट किया जाता है। तो एक है 1000, एक है 1 लाख, दो बातें अलग अलग आपको याद रखनी है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है अगली, देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कॉमनेस्ट कोज ऑफ पेरिनेटल मोर्टेलिटी इन इंडिया। क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है कि साहब ये बताओ कि सबसे कॉमनेस्ट कारण क्या है पेरीनेटल मोर्टेलिटी का इंडिया के अंदर। पेरीनेटल मोर्टेलिटी का क्या मतलब होता है? पेरीनेटल पीरियड के दौरान मोर्टेलिटी। अब पेरीनेटल पीरियड जो है वो 28 वीक से शुरू होता है ना, वीक ऑफ गेस्टेशन जो है वो 28 से शुरू होता है, और यहां से लेके पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट रहती है फर्स्ट 7 डेज ऑफ लाइफ, फर्स्ट 7 डेज ऑफ लाइफ है ना। ये की शुरुआत जो होती है उसकी होती है 28 वीक ऑफ गेस्टेशन में, जिसको हम बोल सकते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर। क्या बोल सकते हैं? थर्ड ट्राइमेस्टर। और इसके अलावा प्लस इसके अंदर अपन ऐड करते हैं फर्स्ट 7 डेज ऑफ लाइफ जो है वो अर्ली नियोनेटल पीरियड। तो फर्स्ट 7 डेज ऑफ लाइफ और अर्ली नियोनेटल पीरियड के दौरान जो भी एक्सपायरी होती है उसके होने के कॉमन कारण क्या रहता है? सबसे कॉमन कारण तो पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट थर्ड ट्राइमेस्टर की बोलूं और अर्ली नियोनेटल पीरियड के दौरान अगर कोई बच्चा खत्म होता है तो उसका मोस्ट कॉमन रीजन क्या रहेगा? बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है, इट्स प्री मैच्योरिटी। जितना बच्चा प्री मैच्योर उतना उसके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया होने की संभावना है, और ये जो रिस्क फैक्टर होता है हाइपोथर्मिया और हाइपोग्लाइसीमिया, ये बच्चे में डेथ का कारण बनते हैं। तो पेरीनेटल पीरियड के दौरान पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट का मोस्ट कॉमन कारण जो होता है वो प्री मैच्योरिटी को माना जाता है। बर्थ इंजुरी, मेटाबॉलिक या कंजेनाइटल, ये तीनों ही खोटे जवाब है। हालांकि ये भी पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट का कारण हो सकते हैं, लेकिन ये मोस्ट कॉमन कारण नहीं बन सकते, इसलिए ऑप्शन बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, कंसेप्चुअल बातें हैं, याद रख लीजिएगा। और कहीं याद रखने में प्रॉब्लम आ रही है तो थ्योरी को अप्रोच करिए, और थ्योरी आपको कहां मिलेगी? कंसेप्चुअल स्टडी आपको कहां मिलेगी? स्मार्ट स्टडी आपको कहां मिलेगी? एक ही जगह है, साइनिंग, वन ऑफ द साइनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ जोधपुर, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। पहुंच जाइए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, टीम नोवल से जुड़ जाइए और एक कंसेप्चुअल स्टडी की शुरुआत आज ही कर लीजिए, क्योंकि आज नहीं किया तो कभी नहीं कर पाएंगे। जो भी करना है उसकी शुरुआत आज करनी है, और अगर आपने आज शुरू किया और हर रोज आपने थोड़ा करके अपनी नींव को भरना शुरू किया तो एक बेहतरीन भवन उसके ऊपर आप बना सकते हो। नींव मजबूत होनी चाहिए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो उस भवन को हिला नहीं सकता अगर आपकी नींव मजबूत होएगी, और मजबूत नींव पे मजबूत भवन हमेशा से ही बनता आया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए कंसेप्चुअल स्टडी करिए, गधा स्टडी मत करिए, अपने कंसेप्ट को बनाइए और उस कंसेप्ट पे अडिग रहिए। कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं हो सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रहती है। तो टीम नोवल आपका इंतजार कर रही है कंसेप्चुअल स्टडी के लिए, जुड़ जाइए और जर्नी की शुरुआत करिए बेहतरीन भविष्य के निर्माण की। आगे लेके चलता हूं, सवाल सिंपल है, कॉमनेस्ट मोर्बिडिटी इन स्कूल एज चिल्ड्रन।
स्कूल एज के बच्चों में कॉमन बीमारी कौन सी है, मॉर्बिडिटी डिजीज रेट से संबंधित है। तो स्कूल एज के बच्चों में कॉमन डिजीज कौन सी होती है, डिजीज रेट, कॉमन मॉर्बिडिटी पूछा है तो ये डिजीज से संबंधित है। डेंटल एलिमेंट्स, वॉर्म इन्फेस्टेशन, माल न्यूट्रिशन या स्किन डिजीज, 3-4 डिजीज यहाँ पे दी हुई है। कॉमन डिजीज पूछा है स्कूल एज के चिल्ड्रन में कौन सी रहती है। स्कूल एज इसका स्कूल एज वो होती है जो 6 से लेके 12 साल तक की उम्र की होती है। तो उस पीरियड के दौरान आपको कॉमन मॉर्बिडिटी के बारे में यहाँ पे पूछा है। करेक्ट आंसर क्या रहना चाहिए? बहुत बढ़िया, कई लोगों ने बी ऑप्शन लिखा है, कई ने सी लिखा है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन बोथ आर इनकरेक्ट, दोनों ही खोटे जवाब है, ना तो बी है ना सी है। इसका मतलब कंसेप्ट की कमी पड़ रही है। कॉमन मॉर्बिडिटी जो स्कूल एज के चिल्ड्रन में होती है वो होती है डेंटल एलिमेंट्स। कौन से होते हैं? डेंटल एलिमेंट्स। ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डेंटल एलिमेंट जो है वो स्कूल एज के चिल्ड्रन के अंदर सबसे कॉमनेस्ट मॉर्बिडिटी वाली कैटेगरी के अंदर आता है। इन्फेंट एज कॉमनेस्ट डेंटल एलिमेंट्स। इसके अलावा माल न्यूट्रिशन भी इन्फेंट कॉमन मॉर्बिडिटी का कारण बनता है स्कूल एज के चिल्ड्रन के अंदर। तो माल न्यूट्रिशन भी वहां पे रहता है, लेकिन सबसे सुपीरियर नंबर किसको मिला है? डेंटल एलिमेंट से। दांत से संबंधित प्रॉब्लम जो है बच्चे की, ये कॉमन मॉर्बिडिटी का कारण बनती है स्कूल एज के चिल्ड्रन में। बहुत ही बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब देने की कोशिश की है, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है, देखो समझ में आ रहा है ना, आपको समझना जरूरी है। अगर आपको समझ में नहीं आएंगे कंसेप्ट तो आप जवाब देना प्रॉब्लम रहेगा। एक अच्छी थ्योरी, एक कंसेप्चुअल स्टडी आपको लाइफ में सक्सेस बना सकती है। तो आपको समझते रहना जरूरी है, समझ में आना बहुत जरूरी है। सवाल पूछ रहा है हाइट के बारे में। एक न्यूबॉर्न बेबी की डबल कब हो जाती है? किसी भी एक न्यूबॉर्न बेबी की हाइट जो है वो डबल कब हो जाती है? हाइट जो है वो डबल कब हो जाती है? हाइट भी एक इंपॉर्टेंट टूल है, एक इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोमेट्री है, एक खास एंथ्रोपोमेट्री है जो एट बर्थ जो होता है वो लगभग 45 to 50 सेंटीमीटर होता है। जन्म के समय हाइट कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर, ये पहला पैरामीटर है। लेंथ बोलो, हाइट बोलो, वो जन्म के समय 50 सेंटीमीटर होती है। ये जो बर्थ लेंथ होती है इसका 50% लेंथ जो है, 50% लेंथ जो है वो 1 साल की उम्र के ऊपर इंक्रीज हो जाती है। और कितनी होती है? 50%। 50 का 50% होता है 25 सेंटीमीटर। 1 साल में टोटल लेंथ जो है वो बढ़ती है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर लेंथ बढ़ती है फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ के अंदर। ये जो लेंथ जो बढ़ती है वो 1 से 2 साल में 12 बढ़ेगी, फिर अगले 2 से 3 साल में पूरे 1 साल के अंदर 9 बढ़ती है, फिर 3 से 4 साल में पूरे 1 साल में 7 बढ़ती है, और 4 से 5 पूरे 1 साल में 6 सेंटीमीटर बढ़ती है। तो इस तरीके से इसके बढ़ने की स्पीड होती है। और जब बच्चा 4 साल का हो जाता है, 4 ईयर का, तो ये लेंथ जो होती है वो क्या हो जाती है? डबल हो जाती है बर्थ लेंथ की, 50 का 100 हो जाता है। और जब बच्चा 13 साल का हो जाता है, 13 ईयर का हो जाता है, तो ये लेंथ जो है वो ट्रिपल हो जाती है। 13 साल की उम्र पे ट्रिपल हो जाती है, 150 हो जाती है। तो 50, 100 और 150, डबल और ट्रिपल, 4 साल और 13 साल, ये 2 रीडिंग आपको याद रखनी है। 1 साल की उम्र पे ये 50% बढ़ जाती है। आपको यहाँ पे पूछा है डबल कब हो जाती है, तो जवाब सिंपल सा है 4 ईयर की एज पे। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। 4 साल की उम्र पे बर्थ लेंथ जो है वो क्या हो जाती है? डबल। जबकि वजन डबल कब हुआ था? 5 महीने की उम्र पे। वजन ट्रिपल हुआ था 1 साल पे। लेंथ को ट्रिपल होने में लगेंगे 13 साल, वजन को ट्रिपल होने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, सिर्फ 1 साल में ही हो गया। तो लेंथ से ज्यादा देरी से होने वाला एंथ्रोपोमेट्री होता है हाइट या लेंथ, वजन के बाद में देरी से। लेकिन ये जितना देरी से होता है उतने ये फिक्स या परमानेंट होता है। इसमें चेंजेस जो होते हैं वो तेजी से नहीं होते हैं। ये खास बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। सिंपल क्वेश्चन अगेन आस्किंग अबाउट द माइलस्टोन। सवाल आपसे क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग माइलस्टोन, कौन सा माइलस्टोन जो है वो डेस्क्राइब डेवलप हो जाता है सबसे पहले। ये जो नीचे माइलस्टोन दिए हुए हैं, इन नीचे दिए हुए माइलस्टोन के अंदर कौन सा माइलस्टोन सबसे पहले बन जाता है? फर्स्ट, सबसे पहले बनने वाला माइलस्टोन। मिरर प्ले, क्रैवलिंग, क्रीपिंग या पिंसर ग्रास्प। 4 माइलस्टोन यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहले डेवलप होने वाला माइलस्टोन इनमें से कौन सा रहेगा? तो 1 by 1 हम बात करें हर एक माइलस्टोन की, तो आपको टाइम पीरियड से आइडिया हो जाएगा पहले कौन सा माइलस्टोन होता है। पिंसर ग्रास्प पे होती है, उसकी शुरुआत जो है वो 9 मंथ से होती है। और वो जो 9 मंथ में पिंसर ग्रास्प हम पढ़ते हैं वो 9 मंथ में इमेच्योर टाइप की होती है। ये पिंसर ग्रास्प कैसी होती है? इमेच्योर। इसको मैच्योर होने के लिए, पिंसर ग्रास्प को क्या होने के लिए? मैच्योर होने के लिए
इमेच्योर होती है 9 मंथ पे। ये पिंसर ग्रास जो है वो मैच्योर होने के लिए 3 महीने और लगेगी। 12 महीने की उम्र में ये पिंसर ग्रास मैच्योर हो जाती है। 1 साल पे मैच्योर और 9 मंथ पे इमेच्योर। अगला है क्रीपिंग। क्रीपिंग भी 9 मंथ का माइलस्टोन है, जिसमें बच्चा जो होता है अपने नी और हैंड के सारे जो है वो मूव करता है, अपने एब्डोमेन को ग्राउंड से ऑफ कर देता है। इसको क्रीपिंग कहते हैं। क्रीपिंग के अंदर 9 मंथ का माइलस्टोन है। एब्डोमेन जो होता है वो ग्राउंड से क्या रहता है, ऑफ रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रीपिंग के नाम से जानते हैं। अगला इंपॉर्टेंट है क्रेवलिंग। क्रेवलिंग जो होता है ये 7 मंथ का माइलस्टोन है। कौन से मंथ का माइलस्टोन है, 7 मंथ का, 7वें महीने का माइलस्टोन है। और इसमें एब्डोमेन जो है वो टच में रहता है ना, टच टू द ग्राउंड। एब्डोमेन ग्राउंड के टच में है, अभी एब्डोमेन ग्राउंड से ऑफ नहीं हो रहा है, इसको हम बोलते हैं क्रेवलिंग। तो 7 मंथ में एब्डोमेन ग्राउंड के टच में रहता है, 9 मंथ में एब्डोमेन ग्राउंड से ऑफ हो जाता है। क्रेवलिंग और क्रीपिंग 2 माइलस्टोन होते हैं। मिरर प्ले, सेल्फ इमेज को बच्चा आनंद उठाना है 4 से 5 महीने की उम्र पे। हम कहते हैं 4 मंथ की उम्र पे बच्चे में मिररिंग आ जाती है, मिरर प्ले हो जाता है बच्चे में। तो ये 4 महीने का माइलस्टोन है। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी 7 मंथ, 9 मंथ और 9 मंथ ये ज्यादा है 4 महीने से। और सवाल यही पूछ रहा है कि कौन सा माइलस्टोन पहले होगा। तो जो 4 महीने पे माइलस्टोन आ रहा है ये सबसे पहले आएगा। ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मिरर प्ले जो होता है वो सबसे पहले बनने वाला, डेवलप होने वाला माइलस्टोन होता है किसी भी फिटस में, इन 4 ऑप्शन के अंदर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा ए, बी, सी और डी, तीनों ही खोटे जवाब है। बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा। अच्छा, इसके अंदर पिंसर ग्रास जो है वो कैसा रिफ्लेक्सेज है ना, ये कौन सा माइलस्टोन है अगर आपको मैं पूछूं तो पिंसर ग्रास पे होता है वो मतलब फाइन मोटार माइलस्टोन में आएगा। किस में आएगा, फाइन मोटार माइलस्टोन के अंदर। ये जो क्रेवलिंग और क्रीपिंग है ये दोनों ही ग्रॉस मोटर के अंदर आएगी। किस में आएगी, ग्रॉस मोटर माइलस्टोन के अंदर। जबकि पिंसर ग्रास पे होता है वो फाइन मोटार माइलस्टोन होता है, और क्रेवलिंग और क्रीपिंग ग्रॉस मोटार माइलस्टोन है। मिरर प्ले जो है ये सोशल माइलस्टोन है। कौन सा माइलस्टोन है, सोशल माइलस्टोन है। तो 3 कैटेगरी होती है माइलस्टोन की, यहाँ 4 कैटेगरी होती है वैसे, लेकिन हमने यहाँ 3 कैटेगरी के बारे में बात किया। सोशल, मिरर प्ले, क्रेवलिंग, क्रीपिंग, ग्रॉस मोटर, और पिंसर ग्रास पे होते हैं वो फाइन मोटार माइलस्टोन का हिस्सा होता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट करने क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है, टाइप करना है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। इस लोगो के साथ में 5 स्टार रेटिंग का एक ऐप आपको दिखेगा। ऐप की सेटिंग में जाके आपको रेटिंग दे और रिव्यू लिखे। इसके बाद में आपको सारे तरीके के प्लेटफॉर्म नोवल नर्सिंग के खुल जाएंगे, जिसमें आप अवेलेबल है टेस्ट सीरीज और इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स, और इन फ्यूचर अच्छी टेस्ट सीरीज फॉर एम्स पैटर्न, फॉर ESIC, फॉर नॉट सेट और MPCHO आल्सो, उत्तराखंड स्टाफ नर्स, हरियाणा, बिहार CHO, इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू में अच्छी टेस्ट सीरीज वहां पे आने वाली है। तो आप बस करना क्या है, ऐप को इंस्टॉल कर दो और अपने आप को अच्छे टेस्ट से जोड़ दो, और बेहतरीन MCQ को सॉल्व करके एक उज्जवल भविष्य की नींव आज ही रख दो टीम नोवल के संग। अगर आपको लग रहा है कि आप में कंसेप्ट की कमी है, आप सवाल का जवाब नहीं दे पाते हो, आप जवाब देने में असमर्थ है, तो करना क्या है, कंसेप्चुअल स्टडी के लिए आपको ऑफलाइन क्लासरूम से जुड़ जाइए टीम नोवल के, जिसकी स्टडी होती है रोज 2:30 बजे से, और एड्रेस सिंपल है, लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। तो जुड़ जाइए टीम नोवल के संग। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए खुले हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म को चूज करिए और 100% नोवल के संग जुड़ जाइए, जो कि आपको लेके जाएगा एक बेहतरीन भविष्य की तरफ। एक ऐसा भविष्य जो आपका इंतजार कर रहा है कई वर्षों से, और चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि आजा मेरे लाले, तेरा ही इंतजार था, अगर तू आएगा तो मैं यहाँ पे कुछ अच्छा कर पाऊंगा। तो इस बेहतरीन भविष्य की तरफ बढ़िए, और एक बेहतरीन कंसेप्चुअल स्टडी आपको करनी है तो टीम नोवल से जुड़ जाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव डालना बिल्कुल ना भूलें, और इसके अलावा एक काम करें, भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने। तो दिखा दीजिए सारथीपन, और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, तो एक बेहतरीन जगह के ऊपर है। मिलते हैं दोबारा एक नए MCQ सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल MCQ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।